स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी में बताया कि इंसान एक काफ़ी क्रिएटिव जानवर है, एक क्रिएटिव जीव है। और अगर हम मानवता के इतिहास को इसका विश्लेषण करेंगे तो हम ये क्लियरली रियलाइज कर सकते हैं कि वी एक्चुअली आर क्रिएटिव। हमने शुरुआत की पाषाण युग से, जहाँ पे हम पत्थर के टूल्स बनाना सीखे। पत्थर के टूल से हम मेटल्स की तरफ आए और उसमें कॉपर से हमने शुरुआत की। कॉपर से हम आयरन की तरफ गए और इन्हीं टूल्स को बनाते बनाते हमने स्टीम पावर को डिस्कवर किया और फैक्ट्री सिस्टम अपने अस्तित्व में आ गया। इसी फैक्ट्री सिस्टम से और ज्यादा इवॉल्व होते होते हमने कंप्यूटर्स बनाने सीख लिए। बिग डाटा का भी जमाना आया और आज का युग कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग अब इमर्ज होने वाला है। हम इंफॉर्मेशन एज से भी एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी दुविधाएं भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और बहुत सारी डिबेट्स भी हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ी डिसरप्शन लेके आ सकता है, जहां पर बहुत सारी नौकरियां खत्म हो सकती हैं क्योंकि इन लोगों की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। कंटेंट क्रिएटर्स की हो सकता है रेलिवेंस खत्म हो जाए, ठीक है। करंट अफेयर्स की तो देखो रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी सारे टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह, इनको 2021 तक की नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद के बारे में इनके फैक्ट्स थोड़े से हिले हुए हैं, राइट। तो इन्हीं चीजों को लेकर आज एक डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर कई सारी एप्रीहेंशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस को लेके, वहां पे रिसेंटली एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है जहां पे ये पाया गया है कि एआई ने मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा और बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की है। अगर इस डिस्कवरी के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये बात है यूएस और कनाडा की, जहां पर साइंटिस्ट ने एआई के एल्गोरिदम्स को यूज करके एक ऐसा एंटीबायोटिक बनाया है जो सबसे खतरनाक से खतरनाक सुपर बग को भी किल कर सकता है, उसको मार सकता है। सुपर बग अब क्या होता है? सुपर बग बेसिकली एक बैक्टीरिया की तरह है। आप सबको पता है कि कोविड भी आया था, ठीक है। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, फिर हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ती है, ठीक है। अगर बॉडी नहीं लड़ पाती तो कुछ एंटीबायोटिक्स हमें लेनी पड़ती हैं, वो दवाई फिर काम करती है जो उस वायरस को या बैक्टीरिया को मारने में सहायक साबित होती है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी उसको छुटकारा मिल जाता है इस बीमारी से। लेकिन सुपर बग एक ऐसी चीज है, ये वो कीटाणु है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक भी इतना कारगर साबित नहीं होती। इन्होंने एंटीबायोटिक के खिलाफ भी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। जैसे इंसान, मान लो हमें कोविड हुआ था, हमने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, अब दोबारा कोविड आएगा तो हमारी बॉडी उसको फाइट कर लेगी। उसी प्रकार से इन सुपर बग में क्या होता है कि इन्होंने दवाई के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बना ली है। तो अगर ये किसी की बॉडी में चले जाएं और वहां पर उसे एंटीबायोटिक दी जाए तो वो एंटीबायोटिक उस इंसान पर असर नहीं करती। यूएस और कनाडा में ये डिस्कवरी हुई। तो अगर यूएस की इस प्रॉब्लम की बात करूं कि सुपर बग की वजह से यूएस कितना ज्यादा चिंतित या कितना ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने एक आंकड़ा अपने सामने रखा है और वो आंकड़ा ये कहता है कि हर साल लगभग 20 लाख लोग सुपर बग की इंफेक्शंस का शिकार होते हैं। ऐसे कीटाणु, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं जो दवाइयों का जिन पर असर नहीं होता, और जितने लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं लगभग 10% पीपल दे डाई, ठीक है। तो यहां पे नियरली 23,000 लोग हर साल इस रेजिस्टेंट माइक्रोब इंफेक्शन के अगेंस्ट सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो सुपर बग को झेल नहीं पाते, राइट। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की अगर बात करें तो क्या हम इंडियंस की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है? क्या ये मुद्दा सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का है? क्योंकि इनिशियली जैसे कोविड भी आया था तो माना गया था कि इंडियंस की इम्यूनिटी काफी अच्छी है, ये दिक्कतें तो अमीर देशों की है। लेकिन दोस्तों, 2015 में की गई एक स्टडी ने ये आइडेंटिफाई किया है और ये हमारे सामने बड़े प्रत्यक्ष रूप से रिवील किया है कि सुपर बग यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम जितनी इंडिया में है वो बेसिकली दुनिया की एवरेज का दुगना है। इंडिया में दुगनी प्रॉब्लम है, राइट। तो जितने लोग जिनको इन्फेक्शन होती है, जितना स्तर, मृत्यु स्तर जो पूरी दुनिया में है, उसका दुगना मृत्यु स्तर भारत में है बिकॉज ऑफ दीज ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये स्टडी हुई थी 2015 में, इस बात को रिवील किया गया। लेकिन जो रीसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एक ड्रग बनाया गया है, एंटीबायोटिक तैयार की गई है, ये चीज हमें बता रही है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से लड़ा जा सकता है, राइट। तो ये स्टडी बेसिकली एक जर्नल में पब्लिश हुई थी जो काफी जाना माना जर्नल है जिसका नाम है नेचर केमिकल बायोलॉजी, और 25 मई को इसको यहां पर पब्लिश किया गया था। जिस सुपर बग की यहां पर बात हो रही है, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसके खिलाफ बहुत सी दवाइयां काम नहीं करती, वो बैक्टीरिया कौन सा है? दैट इज बैक्टीरिया कॉल्ड एसेनोटोबैक्टर बाउमानी, ठीक है। एसेनोटोबैक्टर बाउमानी। तो ये एसेनोटोबैक्टर बाउमानी दवाइयों के खिलाफ बड़ी ही बेईमानी रखता है,
ठीक है, और दवाइयों का इस पे असर नहीं होता, राइट। इसमें कुछ जाने माने प्रसिद्ध संस्थाओं ने भी पार्टिसिपेट किया इस स्टडी में, जैसे कि कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और द मोस्ट फेमस यूएस की MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया एंड दे डेवलप्ड अ ड्रग, राइट। तो इस बैक्टीरिया का सबसे पहले तो बताऊं कि कितना खतरनाक बैक्टीरिया है, सुनकर ही रोंगटे कांप उठेंगे आपके, ठीक है, रूह कांप जाती है इसके बारे में सुन के। 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी में बताया कि बेसिकली सबसे डेंजरस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो एसिनोटोबैक्टर बाउमानी है, राइट। ये कई तरह की बीमारियां दे सकता है, जैसे कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, जख्मों के ऊपर भी इंफेक्शन इसकी हो सकती है और ये सारी चीजें इंसान की मृत्यु तक लीड कर सकती हैं। इट कैन कॉज अ पर्सन टू डाई। तो बाउमानी जो है ये जनरली हॉस्पिटल सेटिंग्स में पाया जाता है, राइट, क्योंकि देखो हॉस्पिटल्स में ही ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स देने का मतलब दवाइयां दी जाती हैं, तो वहां पर देखो ऐसा रहता है कि मान लो बहुत सारे ये बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये बहुत सा बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया बड़ी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, तो इस बैक्टीरिया ने अपने कई सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाए। अब आपने दवाई दी, दवाई ने काफी सारे बैक्टीरियाज को मार दिया, लेकिन ये दो बैक्टीरियाज इन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर ली। अब यही रेजिस्टेंस ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग्स को देंगे, ठीक है, अपनी जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें ये सेम रेजिस्टेंस होगी, तो इन्होंने फर्दर इनके और बैक्टीरिया पैदा हुए। अब ये दवाई इनको दोगे नहीं चलेगी, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने डोज बढ़ा दी, स्ट्रॉन्ग दवाई दी, स्ट्रॉन्ग दवाई से अगेन थोड़े से बैक्टीरिया तो मर गए लेकिन थोड़े से रह गए, राइट। अब इनके लिए और स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे ग्रेजुअली वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और एक पॉइंट पे वो एसाइनोबैक्टर बाउमानी की तरह बन जाता है, जहां पर किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा। और क्योंकि हॉस्पिटल्स में जनरली इलाज होते हैं, हॉस्पिटल्स वो जगह है जहां पर ऐसे बैक्टीरिया आएंगे, उनको दवाई दी जाएगी, तो इसलिए वही ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया मिल सकते हैं। पाया जाता है कि हॉस्पिटल के सरफेस के ऊपर ये बहुत लंबे समय तक इस तरह का बैक्टीरिया मौजूद रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हॉस्पिटल में जाएं मास्क जरूर पहन के रखें। WHO ने इसी के साथ साथ ये कॉशन दी थी अपनी एक स्टडी में, ये सारा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करता है और किस प्रकार से वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में पास ऑन करता है, तो कई सारे इस तरह के बाकी बैक्टीरिया भी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आएंगे तो उनका सामना करना कई बार कठिन हो जाता है। अब दोस्तों ये बताने के लिए कि किस तरह से AI का इस्तेमाल किया गया टू जनरेट दिस एंटीबायोटिक, वो बताने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए तो आप जरूर मेरे साथ कनेक्ट हो ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपके एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट को शेयर करता रहता हूं और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल आपको यहां पे मिलता है। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो करें, क्योंकि यहां पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफी सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बड़े ही कूल वे में शेयर करता हूं, जो कि आपको काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है, ठीक है। इन QR कोड्स को स्कैन करके आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप में से कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि देखो जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सीधा पूछ सकते हैं कि एसाइनोबैक्टर जो है वो एसाइनोबैक्टर बाउमानी ये क्या चीज है, ठीक है, इट्स सुपर बग, राइट, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, करंट अफेयर्स पर अच्छी ग्रिप चाहते हो, स्टैटिक पे अच्छी ग्रिप चाहते हो और बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है कि पूरा एग्जाम क्लियर किया जाए, तो उसके लिए आपका सोल्यूशन है स्टडी IQ का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। अगर आपने इस बैच के बारे में नहीं सुना तो इसके कुछ कूल फीचर्स आपको मैं बताना चाहूंगा। ये बैच ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एनरोल किया तो प्रीलिम्स के लिए अलग से क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी, मेंस की आंसर राइटिंग अलग से होगी, उसके लिए अलग चार्जेस नहीं। ये एक बार आपने इस बैच में एनरोल कर लिया तो पूरे के पूरे यूपीएससी की तैयारी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसमें देखो जैसे ही आप एनरोल करोगे कुछ फिजिकल बुक्स हैं, ठीक है, फिजिकल कॉपीज ऑफ द बुकलेट्स हम यहीं से उसी दिन डिस्पैच कर देंगे, जो आपके पास लगभग 7 से 10 दिन के बीच आपके घर तक होम डिलीवर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस में आप फैकल्टी से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी और हैंड रेस करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंटोरशिप क्या होता है कि यहां पर आपको एक डेडिकेटेड पर्सन जिसका बहुत रिच एक्सपीरियंस है यूपीएससी की तैयारी में, उन्होंने खुद भी यूपीएससी को दे रखा है, उनका प्री मेंस इनका सबका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो जानते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम आती है। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा, कोई बुक स्ट्रैटेजी नहीं पता लग रही, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप इन मेंटोर से जिनका नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा उनके साथ वार्तालाप करके बातचीत करके खुद को
सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डेली आंसर इवैल्यूएशन होगी और जितना एक हफ्ते में पढ़ाई की जाएगी उसकी रिवीजन के थ्रू, मतलब रिवीजन करते करते आपका टेस्ट भी होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये नहीं कि आगे भागते जाओ, पीछे सब कुछ छोड़ते जाओ। टेस्ट के थ्रू आपको एक क्लोजर मिलेगा जितना भी आपने पढ़ा है। प्रीलिम्स के समय पर क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना आपने। एक बार इसमें एनरोल कर लिया तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है। कंसोलिडेटेड बुकलेट्स स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, ये पतली बुक्स होंगी जिसमें बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक बातें की होंगी ताकि जल्दी जल्दी आप चीजों को रिवाइज कर सकें। टेस्ट सीरीज मिलेगी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, और जब इतना सब कुछ कर रहे हो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। प्रीलिम्स जिनका क्लियर होता है उनको मिलेगा मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि दिल्ली एनसीआर के हॉस्टल में आप रह सकते हैं। इस हॉस्टल में आपका खाना पीना, वाईफाई, रीडिंग रूम, ये सारा खर्चा स्टडी IQ उठा रहा है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। फैकल्टी मेंबर्स की एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगी। इसी एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ साथ आपकी आंसर एनरिचमेंट की जाएगी। हम 300 से ज्यादा टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको 360 डिग्री एनालिसिस करके इस तरह से तैयार करेंगे कि कैसा भी सवाल उस टॉपिक पे आ जाए, यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट अ ब्रिलियंट आंसर। आप सवाल लिखेंगे, फैकल्टी सामने होगा, वो चेक करेगा, फीडबैक देगा, तो सबकी एक कलेक्टिव लर्निंग होगी। ऊपर से हॉस्टल का डिसिप्लिन्ड माहौल पीयर लर्निंग को एनकरेज करेगा। और ऐसा नहीं कि जिनका प्री क्लियर हुआ नहीं वो इसका फायदा नहीं ले सकते, फायदा लेंगे, लेकिन फर्क बस इतना रहेगा कि हॉस्टल की जगह आपके साथ हम जो क्लासेस लेंगे वो ऑनलाइन मीडियम से लेंगे। और इंटरव्यू के समय पर बोर्ड मेंबर्स के बारे में नॉलेज, ताकि आपको उनकी बैकग्राउंड पता हो और उनके इंटरेस्ट की थोड़ी बातें करके आप अपनी इंटरव्यू को अपनी फेवर में मैन्यूवर कर सको। डैफ का एनालिसिस होगा और मॉक इंटरव्यूज के थ्रू आपको इंप्रूवमेंट का भी स्कोप मिलेगा। अब दोस्तों देखो, इतनी सारी चीजें हैं तो लाजमी सी बात है कि ऐसा कोर्स थोड़ा महंगा होगा, बट इसमें भी क्योंकि टीम स्टडी IQ बिलीव करती है तैयारी को अफोर्डेबल बनाने में, तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपने कोर्स में एनरोलमेंट करनी है तो आपको एक कोड यूज करना है और वो कोड है CSLIVE। CS लाइव कोड यूज करने से आपको इस कोर्स के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। 9 जून से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम 6 बजे का रहेगा। 2 साल के लिए वैलिड है, 2 से 2.5 घंटे की क्लास है एंड इसमें एक बहुत ही अमेजिंग तरीके के साथ हम लर्निंग करेंगे, ठीक है, और अपना एग्जाम पहली अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। सो यूज दिस कोड टू सेव योर मैक्सिमम मनी, ठीक है, खूब बचत इससे कर सकते हैं आप, और जल्दी आपसे क्लासेस में मिलते हैं। अब वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से AI ने इस ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर विजय पाने में इंसान की सहायता की। सबसे पहले तो ये बताने कि ड्रग रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप होती कैसे है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस, इसका मैं एक झलक आपको देख चुका हूं कि जिस तरह से हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी इम्यूनिटी या उनकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है एक पर्टिकुलर दवाई के खिलाफ। और ये पर्टिकुलर चीज ये मतलब खतरे में डाल देती है एक मेडिसिन के असर को, राइट। तो एंटीबायोटिक्स अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी देश में यूज की जा रही है, आप सब जानते हैं कि इंडिया में ना हर कोई डॉक्टर है, राइट। सेल्फ डायग्नोस की बहुत बुरी बीमारी है इंडिया में, और बिना सोचे समझे बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम एंटीबायोटिक्स मंगवा लेते हैं, और छोटा सा जुकाम हो उसके लिए भी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, राइट। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जहां पर ये दवाइयां ली जाती है उधर ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी के साथ साथ निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, फूड बॉर्न डिजीजेस, ये काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं इनको ट्रीट करना बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस जो ये ड्रग्स के या इन दवाइयों के खिलाफ बनाते जा रहे हैं। दवाइयों को इंग्लिश में ड्रग कहा जाता है, ठीक है। ड्रग एंड दवाइयां ये सेम चीज है, ये वो वाला नहीं है, NCB वाला ड्रग नहीं कह रहे, ठीक है। अब देखो AI ने इसमें कैसे मदद की। अब जो दवाई है, दवाई बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है। आप सब जानते हैं जैसे पानी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है H2O, ठीक है। उसी तरह ये भी एक केमिकल कंपाउंड है C14H12N7, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स का आपस में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया, इसको बहुत सीरियसली नहीं ले लेना। यहां पे एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि बेसिकली केमिकल कंपाउंड होता क्या है। अब यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले तो इस बैक्टीरिया को लैब में लेके गए और इस लैब में उन्होंने कई सारे, लगभग कितने, काफी सारे 7500 अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को इसके ऊपर टेस्ट किया, ठीक है। तो सबका मान लो ये ABCD ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, AX BY CZ एंड D गामा, ठीक है। ये इस तरह से मैं लिख देता हूं, राइट। तो ये कोई फॉर्मूला है। अब ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स, ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनका असर इस बैक्टीरिया के ऊपर अलग अलग होगा। 7500 अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को टेस्ट करके इन्होंने इसका डाटा कहां डाला, मशीन लर्निंग में। और अब दिक्कत देखो क्या आती है
कि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके लाखों के हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि ये कंपाउंड कि ये A1 B2 C3 D5, ठीक है। अब ये A2 B1 C3 D7 ऐसे भी बन सकता है और बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। हर एक का निर्माण करना, हर एक को टेस्ट करना, हर एक का रिजल्ट देखना, ये अपने आप में बड़ा पेचीदा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि ए क्या है और वो बैक्टीरिया पर कैसा काम कर सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का डाटा मशीन लर्निंग के एक मॉड्यूल के अंदर डाला। और यहां पर इन्होंने इस मॉड्यूल को यह भी बताया कि किस प्रकार से ये हर एक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। ये डाटा भी इन्होंने डाला। उसके बाद एआई ने, मशीन लर्निंग ने एक एल्गोरिदम चलाया। उस एल्गोरिदम की मदद से लगभग 240 ऐसे आउटपुट्स आए, 240 फॉर्मूले आए, जिसको यूज करके एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है और ऐसी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के खिलाफ मददगार साबित हो सकती है। तो यहां पर इन साइंटिस्ट ने कहा कि बहुत लाखों के हिसाब से एंटीबायोटिक्स को टेस्ट करने से बेटर है कि 240 का सैंपल मिल गया, इसको टेस्ट करना आसान है। तो इन साइंटिस्ट ने लैब में इन 240 एंटीबायोटिक्स को टेस्ट किया और वहां पर उन्होंने पाया कि इनमें से एक एंटीबायोटिक ये बाउमानी साहब के अगेंस्ट, ठीक है, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी के अगेंस्ट कारगर साबित हो रही है और इस दवाई का नाम है अबाउसिन। अबाउसिन नाम की ये फॉर्मूला ये कारगर साबित हुआ टू किल दिस सुपर बग। तो इस तरह से इंसान को बेसिक इनपुट देने पड़ेंगे, उस बेसिक इनपुट में मशीन लर्निंग आपका काम आसान कर सकती है, लेकिन इंसान की रेलेवेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो यहां पे एआई की एक जुडिशियस यूज हम देख सकते हैं, जो कि मेडिकल सेक्टर में जिसका इस्तेमाल किया गया, और उस इस्तेमाल करने से ये जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, सुपर बग की प्रॉब्लम है, राइट, इस चीज से हम निजात पा सकते हैं। और इंडिया में क्योंकि ये डेथ रेट ड्यू टू दीज ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये लगभग दुगना है पूरी दुनिया के मुकाबले, तो इसकी एप्लीकेशन इंडिया में बहुत कारगर साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपने कुछ सीखा, और अगर सीखा है तो इस क्वेश्चन का ट्राई जरूर करना। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टैकलिंग द इश्यूज ऑफ मेडिकल सेक्टर। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितनी बातें हमने इस सेशन में की हैं, इसके थोड़ा बियॉन्ड सोचना, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंट एक इकलौता मुद्दा नहीं है। पेशेंट्स की मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और कई तरह की चीजें हैं जिसको मैनेज करके हम मेडिकल सेक्टर को काफी रोबस्ट बना सकते हैं, काफी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो एक 360 डिग्री एनालिसिस से इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू में तो हम ऐसे ही करते हैं। तो जल्दी आपसे अब P2I की क्लासेस में भी मिलेंगे, और कोर्सेज में एनरोल करने के लिए यूज करें कोड CS Live। सी यू सून इन द क्लासेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।